आज की कहानी है माँ बन के देखा अब सास बनूंगी। राधिका आज तड़के ही उठ गई थी। कितनी हल्की लग रही थी वो आज, जैसे उसके पांव जमीन पर पड़ते ही नहीं थे। वह चल नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। बहुत सारा काम पड़ा था। वह जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। आयुष और स्वाति 11 बजे आने वाले थे। आयुष की शादी के बाद वे दोनों पहली बार घर आए थे। फरवरी में शादी हुई तो हनीमून के लिए पेरिस चले गए। पूरे 2.5 महीने से उसने देखा नहीं था अपने बेटे बहू को। बस फ़ोन पर ही बात करके मन को संतुष्ट कर लेती थी। अब केवल हॉट स्पॉट पर ही कर्फ्यू रहेगा, इसलिए आयुष ने पहली फ़्लाइट में बुकिंग करा ली थी। आज वो 11 बजे की फ़्लाइट से आने वाले हैं। राधिका को याद आया कि 5 साल पहले आयुष के पिता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी। उसके ग्रेजुएटी फंड और खुद की जमा पूंजी से उसने आयुष को पढ़ाया था। शादी वाले दिन वह खूब फूट फूट कर रोई थी। काश कि आयुष के पिता जिंदा होते और अपने अरमानों को पूरा होते देखते। लेकिन विधि के आगे किसकी चलती है। अभी वह साफ सफाई कर ही रही थी कि मिसेस शर्मा का फ़ोन आ गया। पूछ रही थी कि शाम 5 बजे होने वाला सत्संग होगा या नहीं। 5 बजे राधिका के घर सत्संग होता था। करीब इस 15 कॉलोनी की औरत इकट्ठा हो जाती थी। थोड़ा सत्संग करती और थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर लेती थी। राधिका ने भी कह दिया कि होगा क्यों नहीं, ज़रूर होगा, सबको सूचना दे दो। अब राधिका ने साफ सफाई करके सबके लिए नाश्ता तैयार किया। खाने की आधी तैयारी कर ली। फिर नहा धोकर 11 बजे तैयार हो गई। 11:15 बजे आयुष का फ़ोन आ गया। प्लेन लैंड कर चुका था। 12 बजे के आसपास दोनों घर आ गए। दोनों ने राधिका के पैर छुए। राधिका ने दोनों को गले लगा लिया। स्वाति को तो कस के भींच लिया था उसने। कहा कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है और मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। स्वाति ने भी मुस्कुरा के हामी भर दी। दोनों अपने कमरे में चले गए और सुस्ताने लगे। इतने में राधिका ने आवाज़ लगाई, बेटा आयुष, नाश्ता तैयार है, आ जाओ। कमरे से ही स्वाति की आवाज़ आई, हमने तो प्लेन में ही नाश्ता कर लिया था माँ जी, अभी भूख नहीं है। राधिका, पर बेटा मैंने तो बना लिया था, ऐसा करो थोड़ा थोड़ा कर लो। आयुष नाश्ता करने आ गया। स्वाति नहीं आई। राधिका ने एक बार और प्रयास किया, स्वाति बेटा तू भी थोड़ा सा नाश्ता कर ले, देख मैंने बड़े चाव से बनाया है। स्वाति, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है माँ जी, आप और आयुष दोनों खा लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है। राधिका को स्वाति का यह व्यवहार थोड़ा अखड़ा, लेकिन उसने यह सोचकर कि यह इतने लंबे सफ़र से आई है, इसलिए थोड़ी थकी हुई होने के कारण ऐसा कर रही है। एक गहरी सांस ली। राधिका और आयुष दोनों नाश्ता करने बैठ गए। खूब इधर उधर की बातें की राधिका ने। आयुष ने भी नाश्ता थोड़ा सा ही किया। दरअसल भूख उसे भी नहीं थी, लेकिन माँ का मन रखने के लिए वह नाश्ता करने बैठ गया था। नाश्ते के बर्तन साफ करके राधिका खाने की तैयारी करने लगी। आयुष को खीर और मलपुए बहुत पसंद थे, वही बनाए थे उसने। आज सुबह से ही लगातार चक्करगिन्नी की तरह घूम रही थी वह। अब तो पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन बेटे बहू के आ जाने से वह सब कुछ भूल गई थी। बड़े चाव से खाना बनाया था उसने। 2 बजे उसने दोनों को खाने के लिए बुलाया। स्वाति सोकर उठी और हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर आ गई। राधिका को थोड़ा झटका लगा। स्वाति ने खाना बनाने में कोई मदद नहीं की तो कोई बात नहीं, मगर सर्व तो कर सकती थी। राधिका मन ही मन इस बात को पी गई। आयुष उठा और वह सर्व करने लगा। राधिका ने उसे रोक दिया और खुद ही सर्व करने लगी। खाना देखते ही स्वाति ने कहा, ये क्या बनाया है माँ जी? मालपुआ, कितना घी होता है इनमें, भाई मैं तो नहीं खा सकती इनको। राधिका को रोना आ गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। कहा, ठीक है दूसरे आइटम ले लो। स्वाति, खीर तो मैं खाती ही नहीं माँ जी, फिर मैं खाऊं क्या? राधिका, मैंने तो आयुष की पसंद की चीज़ें बनाई थी, तेरी पसंद तो मुझे पता ही नहीं, इसलिए बनाती कैसे? स्वाति आयुष से, सुनो मेरे लिए जोमेटो से खाना मंगवा दो ना, तुमको तो मेरी पसंद पता है ही। और फिर वह अपने कमरे में चली गई।
राधिका को काटो तो खून नहीं। उसने आयुष की ओर देखा। वह चुपचाप खाना खाने में व्यस्त था। आयुष ने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया था। राधिका चुपचाप खाना खाने लगी। खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन वह जबरदस्ती उसे निगल रही थी। वह फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन बेटे के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। जल्दी से उसने खाना खत्म किया और बर्तनों को सिंक में रखकर अपने कमरे में आ गई। 5 मिनट तक खूब रोई थी। उसे अपने ससुराल के दिन याद आने लगे। वह जब ससुराल पहली बार आई थी तो उसकी सास ने पहले ही दिन उसे बता दिया था कि क्या करना है और क्या नहीं, कितने ऊंचे स्वर में बात करनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। सारा कुछ समझाने में पूरे 2 घंटे लगे थे उसकी सास को। राधिका तो घबरा गई थी। उसे तो कुछ भी याद नहीं रहा कि सास ने क्या कहा था और क्या नहीं। जब आयुष के पापा उसके पास पहली बार आए थे तो उसने डरते डरते सारी बात बताई। वे बोले, माँ और तेरे पचड़े में मैं नहीं पड़ता, तू जाने और माँ जाने। इतना कहकर उन्होंने तो वह अध्याय ही समाप्त कर दिया था। अब राधिका के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। राधिका की सास बात बात पर उसे टोकती, कभी सफाई को लेकर, कभी खाने को लेकर, कभी किसी दूसरी बात को लेकर। राधिका को उसकी सास ने यह महसूस करा दिया था कि उसे कोई भी काम सलीके से नहीं आता है। राधिका धीरे धीरे इसकी अभ्यस्त हो गई और वह पूरी तरह अपनी सास के बनाए खांचे में फिट हो गई। जब उसकी सास मरने को थी तो वह राधिका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत कड़ा व्यवहार किया है। एक बहू को ससुराल के वातावरण में ढलने के लिए बहुत कुछ सीखना होता है। अपनी इच्छाओं को मारकर औरों की इच्छाओं के लिए जीना पड़ता है। मैंने भी अपने मन पर पत्थर रखकर यही सीखा था। मेरी सास ने मुझे ऐसा ही सिखाया था। मैंने भी तुझे वही सिखाया है। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। राधिका तो यह सुनकर रो पड़ी थी। उसे पता ही नहीं था कि इस कठोर इंसान के अंदर एक नाजुक दिल भी है। उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी, आप तो मेरी सास से भी बढ़कर हो। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। आपने तो मुझ पत्थर को तराश कर कोहिनूर बना दिया है। राधिका की सास के मुख पर एक मुस्कान तैर गई और उसने इस संसार को अलविदा कह दिया। राधिका के दिल में उसकी सास का यह रूप खिंच गया। अब वह उनकी पूजा करने लगी थी। अगर घर का कोई भी सदस्य कभी भी भूल से उनके बारे में कुछ कह देता था तो वह तुरंत प्रतिवाद पर उतर आती। उसके इस बदले स्वभाव को आयुष के पापा बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। वह अभी पुरानी दुनिया में ही घूम रही थी कि मिसेस गुप्ता का फोन आ गया। उसे याद आया कि आज तो सत्संग भी होना है और वह सत्संग की तैयारी करने लगी। ठीक 5 बजे कॉलोनी की औरतें इकट्ठा हो गई। 2 महीने बाद मिल रही थी सब लोग। खूब शोर हो रहा था, खी करके हंस रही थी सब। अचानक एक आवाज़ ने सबको चौंका दिया। राधिका ने देखा कि सामने स्वाति खड़ी है। वह अपना सिर दोनों हाथों में भींचे हुए है। स्वाति, प्लीज़ आप लोग इतना शोर मत करो, मेरा सिर दुख रहा है। सब औरतें एकदम से खामोश हो गई। स्वाति अपने कमरे में फिर चली गई। राधिका ने झेपते हुए कहा कि यह उसकी बहू स्वाति है और आज ही बेटे आयुष के साथ चेन्नई से आई है। थकी होने के कारण उसके सिर में दर्द हो रहा है शायद। अब एक एक करके सब औरतों को अपने अर्जेंट काम याद आने लगे और एक एक करके सब चली गई। राधिका थोड़ी देर वहीं बैठी रह गई। फिर कुछ सोचकर वह स्वाति से बोली, बेटी, मैं तेरा सिर दबा दूँ? स्वाति ने अपने कमरे से ही जवाब दिया, नहीं माँ जी, मैंने सिर दर्द की गोली ले ली है। राधिका चाय बनाने के लिए चली गई। चाय तैयार होने के बाद उसने उन दोनों को बुलाया और सब लोग चाय पीने लगे। राधिका ने बर्तन साफ किए और डिनर की तैयारी करने लगी। उसने राधिका से पूछ लिया था कि डिनर में क्या बनाना है। वह उसी के हिसाब से तैयारी करने लगी। रात के 8 बज गए थे। उसने खाना टेबल पर लगा दिया था। दोनों को आवाज़ लगाई और वह डाइनिंग टेबल पर आ गई। स्वाति, सब्जी बहुत तीखी है माँ जी। अब राधिका को गुस्सा आ गया था। वह दिन भर से चाकरी कर रही थी और उस पर यह नाटक सहन करने की भी एक सीमा होती है। अब यह सीमा पार हो चुकी थी। रिश्ते को ज़बरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है।
जब एक पक्ष कोई रिश्ता निभाना ही नहीं चाहता है तो दूसरा पक्ष कब तक उस रिश्ते को निभाएगा। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। अब तक राधिका सास से माँ बन रही थी। उसे लगा कि जो रिश्ता जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। राधिका ने कहा, आयुष जोमेटो से ऑर्डर कर दे बेटा, जो यह खाना चाहे मंगवा ले। आयुष और स्वाति ने चौंक कर उसकी ओर देखा। राधिका अपनी प्लेट लेकर सोफे पर आ गई। सन्नाटा छा गया अचानक। आयुष भी उसके पास आ गया था। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। स्वाति अपना खाना खत्म करके चली गई थी। सुबह राधिका आराम से जगी। 8 बज गए थे। इतनी देर से वह कभी नहीं उठी थी। बाहर आई तो देखा कि आयुष बैठा हुआ था। राधिका, अरे तू कब से जाग रहा है? आयुष, 7 बजे नींद खुल गई थी मेरी। राधिका को पता था कि आयुष को उठते ही चाय चाहिए, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वह और नौकरानी नहीं बनेगी। उसने अपने लिए भी चाय नहीं बनाई। अब आयुष की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे चाय बनाने के लिए कहे। राधिका ने कहा, बेटा मैं मथुरा वृंदावन जाऊंगी घूमने, वापस सोमवार तक आऊंगी। तू तो रविवार को वापस जाएगा ना? ऐसा करना कि घर का ताला लगाकर चाबी सामने वाले गुप्ता जी को दे जाना। और वह अपनी यात्रा की तैयारी करने चली गई। अब उसने भी तय कर लिया था कि उसने माँ बनने का तो प्रयास करके देख लिया, अब वह सास बनकर देखेगी। दोस्तों, मेरी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।